हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए जो आज बात करेंगे वो 12th क्लास का टॉपिक है जिसका नाम है अब नॉर्मल मोलर मास। क्या है मेरे भाई? अब नॉर्मल मोलर मास मतलब असमान अणुभार। असमान अणुभार को समझने के लिए मुझे समझने हैं कुछ पॉइंट जिनको मैं यहाँ पे आपको बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अपन लोग और कुछ आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है सर। 1, 2, 3। यहाँ पे मैंने 3 बीकर को कंसीडर किया है और उनमें भरा हुआ है आपका सॉल्वेंट। क्या इनमें सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए सॉल्वेंट भरा हुआ है इसमें, मतलब ए भरा हुआ है, सभी में ए भरा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं कुछ पार्टिकल्स लेता हूं सॉल्यूट के। सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल लिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 6 पार्टिकल्स ले लिया, 8 पार्टिकल्स ले लिए। ऐसे ही सेम यहाँ पे ले लिया, चलो 4-4 ले लेते, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 4-4 ले लेते। ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। अर्थात विलय के। क्या है ये? विलय है। ये वाला भी विलय। यहां पे मैं लिख देता हूं नोट में कि जो ए है, ए हो जाता है आपका सॉल्वेंट, और जो बी है वो हो जाता है आपका सॉल्यूट, अर्थात विलायक और विलय, ठीक है। तो मैं ए और बी डिनोट करूंगा। तो जब मैंने यहां पे 4 पार्टिकल्स लिए, किसी के भी 4 कंचे ले ली, कुछ भी ले लिया, और वो मैंने इसमें डाला, ऐसे ही मैंने यहां पे इसको डाला और ऐसे ही मैंने यहां पे इसको डाला। तब मैंने क्या देखा कि जो मेरा, इसको मैं रूम एक्स कंसीडर करता हूं, इसको मैं वाई कंसीडर करता हूं, इसको मैं जेड कंसीडर करता हूं। जब मैंने रूम नंबर एक्स में कुछ पार्टिकल्स बी के इसमें मैंने डाले, ये वाला बी है, ये भी बी है भाई। क्या पता है, समझने के लिए कुछ भी करो लेकिन समझ में आना चाहिए। तो ए मेरा कौन है? विलायक अर्थात सॉल्वेंट है। बी मेरा क्या है? सॉल्यूट है। जब मैंने बी के पार्टिकल्स कुछ इस सॉल्यूट में डाले, मतलब ये बीकर में डाले, तो ये चारों के चारों पार्टिकल्स कहाँ रहे? अलग अलग रहे, ठीक। जब मैंने यहां पे डाला तो यहां पे 2 पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, ठीक है। और जब मैंने यहां पे डाला तो जो 4 पार्टिकल डाले वो 8 में बट गए, ठीक है, 8 में बट गए। तब हम कह सकते हैं कि तो ना ये वाला जो एक्स बीकर है, एक्स बीकर में ना तो डिसोसिएशन हुआ और ना ही क्या हुआ? एसोसिएशन हुआ। एसोसिएशन कहां पे हुआ ये बताइए आप। एसोसिएशन कहां पे हुआ? एसोसिएशन हुआ यहां पे, एशन यहां पे हो गया एसोसिएशन, ठीक है भाई, देख लेना एक बार। एसोसिएशन या एसोसिएट लिख लो, एसोसिएट यहां पे हुआ। एसोसिएट मतलब कि संयोजन, और यहां पे क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ। यहां पे हुआ डिसोसिएट मतलब कि वियोजन। भाई यहां पे आपके 4 पार्टिकल्स 2 पार्टिकल्स में मिल गए। भाई 4 पार्टिकल्स 2 पार्टिकल्स बना रहे हैं, मतलब कि 2 पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो यहां पे एसोसिएट हुआ, मतलब उनका संयोजन हुआ, वो जुड़ गए।
सॉरी, और जो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे मैंने 4 पार्टिकल्स डाले, 4 पार्टिकल्स के बाद में वो आपके 8 में बदल गए, मतलब उनका डिसोसिएट हुआ, मतलब कि वियोजन हुआ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात आती है आपके, और नेक्स्ट चलती हैं, तो नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट में होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल का, यहाँ पे ये वाला जो एक पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल का वेट कंसीडर करता हूँ 5 ग्राम, तो आपने देखा कि एक पार्टिकल का वेट हुआ 5 ग्राम, तो जब एक और एक 2 मिल गए भाई, पानी में जाने के बाद में, सॉल्यूट में जाने के, क्या सॉल्वेंट में जाने के बाद में वो पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स मिलकर के एक पार्टिकल्स बन गया, तो इसको तो मैं एक ही काउंट करूंगा और इसको एक काउंट करूंगा। ठीक है, तो अब इसका जो वेट है वो कितना हो गया, 10 ग्राम। मतलब जब वहां पे एसोसिएट हुआ तो वेट ऑफ बी इंक्रीज हो गया, समझे कुछ। जब एसोसिएट हुआ तो एसोसिएट होने पर क्या देखा कि जो 4 पार्टिकल्स हैं वो आपके 2-2 मिलकर के उन्होंने 2 पार्टिकल्स बना लिए। अब जो 2 पार्टिकल्स बनाए, तो 2 पार्टिकल्स बनाने के बाद में उनका वेट जो इंक्रीज हो गया, क्योंकि मैंने एक पार्टिकल्स का 5 ग्राम कंसीडर किया था, तो 2 पार्टिकल के 10 हो गया। ऐसे ही सेम केस मैं यहां पे लगाता हूं भाई कि मैंने यहां पे एक पार्टिकल का वेट जो वो कितना कंसीडर किया, 5 ग्राम। अब जब मैंने 5 ग्राम एक का कंसीडर किया तो ये एक तो 2 में बदल गया ना, एक पार्ट 2 में बदल गया भैया, 2 में बट गया, तो उसका वेट कितना हो गया, 2.5 ग्राम। मतलब ये कह सकते हैं कि यहां पे वेट ऑफ बी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, वेट ऑफ बी डिक्रीज हुआ, कम हुआ, डिसोसिएट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है भैया यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं डिनोट कर रहा हूं सीपी के साथ में, भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है, ऐसा तो प्रॉपर्टी बना लो, वैसे बाई होती है, कोई दिक्कत नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे अगर हम बात करें तो मैं इसको डिनोट करूंगा यहां पे सी और पी के साथ में। तो एक बात बताओ भाई, आपने तो पढ़ा है कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स या सॉल्यूट होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है भाई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये तो आप पढ़ चुके हो भाई। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स, जितने ज़्यादा आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितने ज़्यादा पार्टिकल्स और जितने ज़्यादा आपका सॉल्यूट होगा, मतलब बी होगा, उतनी ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। देखो इस वाले केस में कुछ नहीं होना, इसको ये सोच रहे होगे कि इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, तो इसमें कुछ नहीं होना है। क्यों नहीं होना भाई, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो 4 मिलाए थे, 4 ही हैं। डिसोसिएट, और डिसोसिएशन नहीं हुआ कुछ भी, एसोसिएट और डिसोसिएशन कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आए। तो अगर हम यहाँ पे सीपी देखें तो हम 4 कंचे इसमें डाले थे, वो 2 में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी कम हो गई। ठीक, उसके बाद में ये भी मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा कि ये कम कैसे हुई है, ठीक है ना, तो वो चिंता ना कीजिएगा आप। यहां पे देखा कि यहां पे आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, ठीक है, 4 पार्टिकल्स डाल रहे, 8 में बदल रही है, मतलब कि यहां पे जो आपका अब पार्टिकल के नंबर है वो ज़्यादा हो गए। तो जब पार्टिकल के नंबर ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी मेरे भाई, ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है भाई, ये सारे फैक्ट हैं इनके, क्या है ये सारे फैक्ट हैं। अब ये सारे फैक्ट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसको लिखा हुआ जाता है ना, अब नॉर्मल मोलर मास अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, उसके बाद में अब देखते हैं कि इनका नाम क्या है। देखो इन दोनों का नाम तो होगा एक, और इसका नाम होगा भाई एक। इसको कहते हैं नॉर्मल मोलर मास। क्या कहते हैं, नॉर्मल मोलर मास अर्थात सामान्य अणुभार।
और ये दोनों कहलाते हैं आपके असमान अणुभार, अर्थात इनको कहते हैं भाई अब नॉर्मल मोलर मास। क्या कहते हैं मेरे भाई इसको? अब नॉर्मल मोलर मास। तो यहां तक की बात क्लियर है कि अब नॉर्मल मोलर मास कैसे क्रिएट हो रहा है भैया? अब नॉर्मल मोलर मास क्रिएट होता है आपका या तो आपके जो पार्टिकल्स डाले हैं उनका एसोसिएशन या एसोसिएट हो, या उनका डिसोसिएट मतलब डिसोसिएशन हो, या तो उनका संयोजन होगा या उनका वियोजन होगा। अगर उनका संयोजन होगा या संयोजन मतलब एसोसिएट होगा, उस टाइम पे बेट ऑफ सॉल्वेंट या बेट ऑफ सॉल्यूट जो कि बेट ऑफ बी है वो इंक्रीज होगा और सीफी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। और अगर बात की जाए कि डिसोसिएट होगा मतलब वियोजन होगा, उस टाइम पे बेट ऑफ बी कम होगा और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अब देखते हैं कुछ इसके फैक्ट आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे, ठीक है, देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इनके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। फिर चलते अपन लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको लिखा जाएगा ऐसे, सही है सर? तब देखिए यहां से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने कुछ पढ़ा है पहले। अगर मैं डेल्टा टीबी को लेकर के चलता हूं तो डेल्टा टीबी को अपन लोग कैसे लिखते हैं मेरे भाई? पता है क्या कोई? डेल्टा टीबी को कैसे लिखते हैं भाई? के बी, ये कांस्टेंट होता है ना, तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये अपन लोग लिखते हैं डेल्टा बी के लिए। डेल्टा बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। अब ये शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है भाई? बताओ जल्दी, कैसे लिखा जाता है? मत बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी कॉन्स्टेंट है और ये फॉर्मूला किसका है? मोलर का है। लो जी, एम, सिंपल। अब उसके बाद में अगर मैं और कुछ इसके साथ में करना चाहूं तो मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भाई, ये क्या है यहां पे? कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट होगा तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूं भाई? और लिख सकता हूं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू नहीं लिखना, अभी यहां पे लिखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, ये लिख सकते हैं ना भाई? डेल्टा टी बी को लिखते हैं के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब इसको अगर मैं देखूं तो ये किसके फॉर्मूले में आता है? मोलर के में। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम अपा के बी। के बी कौन है? कांस्टेंट है। तब उस केस में क्या होगा? डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक। अब आती है बात अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर इसको कहते हैं भैया अणु संख्या गुणधर्म।
और इसको कहते हैं भैया परासरण दाब। ठीक। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर, उस टाइम पे हम लोग पढ़े थे कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये हम लोग ने पढ़ रखा है पहले से बहुत अच्छे से। उस टाइम पे अगर मैं आर टी को कांस्टेंट ले लेता हूं, अगर मैं इस केस में आर टी को कांस्टेंट ले लूं, आर टी अगर मैंने कांस्टेंट ले लिया तो तब मेरे पास में क्या रहेगा भैया बताओ, तब मेरे पास में क्या रहेगा? सी आर को बदलते हो ना आप? नहीं बदला है क्या? बताइए, बदले हो नहीं बदले हो? ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको सारा कुछ। ठीक है, अगर मैं इसको कांस्टेंट लेता हूं तो उस बेस में क्या होगा कि पाई इज इक्वल टू आर टी एन वाई वी, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर अब मैं यहां से आर टी वी को कांस्टेंट ले लूं, अगर मैं ये जो तीनों लोग हैं अगर मैं इनको कांस्टेंट ले लेता हूं तो उस केस में क्या रहेगा भैया बताओ? उस केस में रहेगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एन के, नंबर ऑफ मोल्स के। समझे कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई इज इक्वल टू सी आर टी पढ़ते हैं। ठीक है, पाई इज इक्वल टू, देखो यहां से अगर आप विचार में पढ़ रहे हो तो पाई को अपन लोग क्या माने थे? पी। ठीक, पीछे वाली वीडियो में पी। अब पी में कौन होता है भैया? गैस का लॉ क्या होता है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां से P को अगर हम लेके जाएं, P को यहीं पे रखें और N को लेकर के जाएं तो VRT, ये पढ़ा है ना? तो वही केस तो है यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं। अगर फिर भी नहीं देखा ना वीडियो तो आप जाकर के देख लीजिएगा, जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, चले ये वाला रफ करते हैं। अब नेक्स्ट बात क्या आती है कि जो आपका पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अब किसके भैया? नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, यहां तक का डाटा क्लियर है ना? बिल्कुल। अब उसके बाद में एक पॉइंट आता है जो अपन लोग ने डेल्टा टीबी के लिए पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही बात कर रहा हूं मैं, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए। और ये हमने बराबर भी रखा था किसी के, तो वो रखा था डब्ल्यू बी इंटू एम, डब्ल्यू बी इंटू एम ए वाई। अब क्या था? अब वही पुराना केस है भैया, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो एम बी इंटू डब्ल्यू ए के इक्वल रखा था ना? यही रखा था, बताओ भाई। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमने ये इसके बराबर रखा था। अब यहाँ पे मैं आपका कांस्टेंट लेता हूं कुछ को, और वो कांस्टेंट कौन कौन होंगे आपके? वो कांस्टेंट होंगे आपके एम ए, डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू ए को अगर मैं कांस्टेंट लेता हूं तब क्या रहेगा भैया? सारा कुछ इसमें कांस्टेंट हो गया। कौन कौन हो गए? एम ए हो गया, एम ए हो गया, डब्ल्यू बी हो गया, डब्ल्यू ए हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ कांस्टेंट हो गया। एम ए ऊपर गया, डब्ल्यू बी ऊपर गया और डब्ल्यू ए, मतलब ये सारा कांस्टेंट हो गया इसमें। जब ये सारा इसमें कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या बचेगा? और ये क्या है भैया? ये वाला क्या है? इसको हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सीपी है ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना ये। तो हम कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 1/, क्या है बताओ भाई? ये सारा कांस्टेंट हो गया तो क्या बचा आपके पास में? एम बी। भाई अब आपका सीपी बराबर 1/mb बच गया। ठीक है, ये सारी बात आ गई समझ में। अब ये कांस्टेंट रहने वाला है भैया। ठीक है, ये क्या रहेगा अब आपका? सीपी इज इक्वल टू 1/b। ठीक,
मतलब अगर मैं इसको कांस्टेंट माना था ना ये सब, तो यहाँ पे साइन भी तो बदलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट मान ली मैंने। अभी तक तो बराबर का चिन्ह था, गलती होगी वो, अभी तक तो ये बराबर का साइन था। जब मैंने ये सारी चीज़ें कांस्टेंट मानी तो यहाँ पे कैसा चिन्ह आया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होगा ना कि CP 1/mb, मतलब कि मास ऑफ बी किसके बराबर है भैया, वो उस व्युत्क्रम अनुपाती होता है CP के, मतलब CP के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मास ऑफ बी घटेगा, मतलब कि जो उसका द्रव्यमान है सॉल्यूट का वो कम होगा। अगर सॉल्यूट का मास बढ़ेगा तो CP कम होगी, ये इनमें रिलेशन बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक का डाटा क्लियर है ना सभी का? यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता दो। देखो मैं अभी एक और बार आपको यहाँ से बताता हूँ कि ये वाला कौन है, इसको अपन लोग पढ़े हैं ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़े हैं ना, P0A माइनस PA/P0A, ये बराबर होता है WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA के। अब मैंने यहाँ पे WB, MA और WA को माना कांस्टेंट। जब मैंने इसको कांस्टेंट लिया तो यहाँ से ये साइन हटेगा, तभी तो ये सब हटेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगा। अब तो CP फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बल बाय एम, मतलब कि आपका वेट ऑफ बी बढ़ेगा, सॉरी मास ऑफ बी बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो अपना मास ऑफ बी कम होगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है ना आपकी? उसके बाद में कुछ फॉर्मूला वगैरह आते हैं आपके इन्हीं से, ठीक है, कुछ फॉर्मूला वगैरह आते हैं इनके इसी से। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। उसके बाद में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वांट हाफ फैक्टर की, ठीक है। किसकी बात करेंगे अपन लोग, वांट हाफ फैक्टर की। और वांट हाफ फैक्टर की जो बात करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना तो ये सारा कुछ आप अपना भूल जाओगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो रहेगी आपका वांट हाफ फैक्टर के ऊपर, ठीक है, जिसमें आप आई को काम में लोगे, कहीं पे क्या होगा आपका आई इक्वल होगा 1 के, आई बड़ा होगा 1 से, आई छोटा होगा 1 से। ये सारी बातें केवल आपने वहाँ पे करनी है, ठीक है। क्या करना है आपको, ये सारी बातें आपने उसमें करनी है, जिसका नाम होगा वांट हाफ फैक्टर। अगर मेरे भाइयों वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ में फैला दो, ठीक है। अगर इसके हार्ड नोट्स चाहिए तो नंबर स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है, वहाँ से आप मुझे सीधा ही व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री राधे।